इमेजिन करो एक गरीब लड़का एक छोटे से गांव में जो दिन में 17 घंटे काम करता है खेतों में एक वक्त के खाने के लिए। अब इमेजिन करो इसी लड़के ने आगे चल के मिलियन डॉलर की कार कंपनी बना दी और एक बिलियनर खुद भी बन गया। ये कहानी है हुंडई के फाउंडर चंग जू यंग की। चंग जू यंग 1915 में कोरिया के छोटे से एक गांव में पैदा हुए। उनका बचपन से ये ख्वाब था कि वो एक स्कूल टीचर बनेंगे, लेकिन फैमिली की ख़राब हालत की वजह से वो खुद टीचर बनना तो बड़ी दूर, वो अपनी एजुकेशन तक कंप्लीट नहीं कर पाए, बेसिक एजुकेशन। उन्हें 17 घंटे दिन में अपनी फैमिली के साथ मिलकर खेतों में काम करना पड़ता था। उसके बावजूद महीने में ऐसे कई दिन आते थे कि उनके पास खाने के लिए खाना ही नहीं होता था। लकड़ियाँ बेचने के लिए चंग को कई बार पास के गांव में जाना पड़ता था। वहाँ जाकर वो देखते थे कि यहाँ पर लोगों ने अच्छे कपड़े पहने हैं, साफ़ सुथरे कपड़े पहने हैं, शहर भी साफ़ है, लोग देखने में भी खुशहाल नज़र आ रहे हैं और ये लोग खेतों में भी काम नहीं करते। ये सब देख के वो अपनी गरीबी और खेतों की ज़िंदगी से फ्रस्ट्रेट होने लगे और अपने लिए भी एक बेटर ज़िंदगी चाहने लगे। एक दिन उन्होंने अखबार में पढ़ा कि पास के एक गाँव में एक कंस्ट्रक्शन काम शुरू होने लगा है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा है और वहाँ पर मजदूरों की ज़रूरत है। ये पढ़ते ही वो सोच में पड़ गए और उनकी धड़कनें तेज़ हो गई। 1932 में 16 साल की उम्र में चंग ने एक चौंका देने वाला काम किया। वो अपना घर छोड़कर शहर भागने वाले थे। वो अपने एक दोस्त के साथ मिलकर अपने घर से भाग गए। तकरीबन 160 किलोमीटर चलने के बाद वो कोवोन शहर पहुँचे और वहाँ कंस्ट्रक्शन लेबरर का काम ले लिया। काम काफ़ी मुश्किल था और पे काफ़ी कम थी, लेकिन चंग बहुत खुश थे क्योंकि वो लाइफ में पहली बार इंडिपेंडेंटली कुछ खुद से कमा रहे थे। तकरीबन 2 महीने तक ये सिलसिला चला। उसके बाद चंग पकड़े गए। चंग के फादर ने उनको ढूंढ लिया और उनको वापस आकर अपने फैमिली के साथ उन्हीं खेतों में दोबारा से काम पर लगना पड़ा। उनकी फैमिली तो सारी बहुत खुश थी चंग की, लेकिन चंग बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो बिल्कुल भी राज़ी नहीं थे इन खेतों में काम करने से। वो जानते थे कि इन खेतों में हम सारी ज़िंदगी भी काम करते रहें तो भी हमारी लाइफ ऐसे ही रहेगी, ये बेहतर नहीं होगी। इन 2 महीनों के काम ने चंग के अंदर कंस्ट्रक्शन और सिविल इंजीनियरिंग का पैशन जगा दिया था और वो ये भी जानते थे कि वो खेतों में काम कर कर गरीबी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसीलिए वो अपने घर से दो बार दोबारा भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उनके जो फादर हैं वो उनको ढूंढ लेते हैं और वो वापस उनको ले आते हैं अपने साथ। फाइनली 1934 में 18 की एज में वो अपना चौथा एस्केप अटेम्प्ट करते हैं और इसके बाद उन्हें कोई नहीं रोकता। वो सोल पहुंचते हैं जो आज के दिन साउथ कोरिया का कैपिटल है। वहाँ उन्हें जो भी काम मिला उन्होंने किया। पहले कंस्ट्रक्शन लेबरर, फिर फैक्ट्री वर्कर और फिर फाइनली उन्हें बुखिम राइस मिल में एक डिलीवरी बॉय की जॉब मिल गई। स्टोर के ओनर उनके काम से इतने खुश थे कि उन्होंने 6 महीने के अंदर ही डिलीवरी बॉय से स्टोर के मैनेजमेंट संभालने के काम पर लगा दिया। इसके बाद चंग ने काफ़ी मेहनत की और अपने बल पर ही शॉप को बहुत ग्रो किया, बिजनेस को बहुत ग्रो करवाया उन्होंने। 1934 में स्टोर के ओनर सीरियसली बीमार पड़ गए और ऐसे में उन्होंने एक चौंका देने वाला फैसला किया। उन्होंने अपना स्टोर चंग के हवाले कर दिया कि अब तुम ही इसके मालिक हो। 22 साल की एज में अब चंग एक वर्कर से बिजनेस के ऑनर बन चुके थे। अगले 2 साल तक चंग ने और मेहनत की, मार्केट में ट्रस्ट और रेपुटेशन बिल्ड की, जिससे बिजनेस तेजी से ग्रो हुआ। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल कि तभी एक ट्रेजेडी हो गई। वर्ल्ड वार 2 का टाइम था और उस वक्त कोरिया में जापान का रूल था। जापानीज लोग चाहते थे कि वार के टाइम उनके सोल्जर्स को राइस की सप्लाई मिलती रहे, कोई इशू ना बने, जिसके चलते उन्होंने सभी राइस शॉप्स की ऑनरशिप ले ली। चंग से भी उनकी राइस शॉप छीन ली गई और सालों की मेहनत से बनाया हुआ बिजनेस एक ही झटके में ख़त्म हो गया। चंग काफ़ी दुखी थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अगर मैं दिलो जान से कुछ भी काम करूं तो मैं उसमें कामयाब हो सकता हूं। इस सोच के साथ वो ऐसा बिजनेस ढूंढने लगे जिसके अंदर जापानीज गवर्नमेंट का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था या इंटरफेरेंस नहीं था। बहुत जल्द उन्होंने कार रिपेयर बिजनेस में जीरो डाउन किया और 1940 में उन्होंने 3000 वॉन का लोन लेकर एक गराज खोला जिसका नाम रखा एडो सर्विस गराज। लेकिन उनकी किस्मत इस बार इतनी ख़राब थी कि गराज खुलने के 1 महीने बाद ही उसमें आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया।
चंग की सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी, उन्हें अपना लोन चुकाना था और कस्टमर्स को भी उनके नुकसान के लिए पे करना था। एक आम इंसान आसानी से ऐसे मौके पर हार मान सकता था, लेकिन चंग ने इसको बिल्कुल बहादुरी से फेस किया। उन्होंने 3,500 का फ्रेश लोन लिया और इस बार पहले से भी अच्छा गैराज खड़ा किया। चंग ने देखा कि कस्टमर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उनकी गाड़ी रिपेयर होने में बहुत ज़्यादा दिन लग जाते थे। कई बार तो काफ़ी हफ्ते लग जाते थे, 4-4, 5-5 हफ्ते लग जाते थे। इसीलिए उन्होंने स्पीड को अपना मेन फोकस बनाया। जहाँ दूसरे गैराजेस को एक गाड़ी ठीक करने में 20 दिन लगते थे, वही काम चंग जो है वो 5 दिनों में कर देता था। उनका ये गैराज इतना कामयाब हुआ कि अगले 3 साल में यानी 1943 तक उनकी वर्कफोर्स 80 एम्प्लॉयज़ तक पहुँच गई। अब तक चंग ने अपना पूरा लोन भी रीपे कर दिया था और फैमिली को भी सोल में सेटल कर लिया था। बिजनेस तेजी से ग्रो कर रहा था, तभी एक और डिजास्टर हो गया। जापान को वर्ल्ड वार 2 के लिए वॉर रिलेटेड इक्विपमेंट्स बनाने थे, इसीलिए जापान ने उनके गैराज की ओनरशिप ले ली और एक लोकल स्टील प्लांट के साथ उनको मर्ज कर दिया। एक बार फिर से उनका सालों की मेहनत से खड़ा किया हुआ बिजनेस एक झटके में उनसे छीन लिया। चंग वापस से स्क्वायर वन पर आ चुके थे। उन्हें अपनी फैमिली के साथ गांव वापस लौटना पड़ा, लेकिन इस बार उनके पास 50,000 वॉन की सेविंग्स थी और वो कॉन्फिडेंट थे कि वो फिर से एक बिजनेस बना लेंगे। वर्ल्ड वार 2 ख़त्म होने के साथ साथ कोरिया में जापान का रूल भी ख़त्म हो गया। कोरिया के नॉर्दर्न एरियाज़ में सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस था और साउदर्न एरिया में यूएसए का इन्फ्लुएंस था, क्योंकि इन दोनों ने वर्ल्ड वार 2 में मिल के जापान के अगेंस्ट वॉर लड़ी थी। इसी के चलते कोरिया नॉर्थ और साउथ कोरिया में डिवाइड हो गया। 1946 में चंग वापस सोल आ जाते हैं और अपना बिजनेस रीस्टार्ट करते हैं। बिजनेस तो पुराना था, लेकिन इस बार नाम नया था। इस बार बिजनेस का नाम था हंडाई ऑटो सर्विस। हंडाई मतलब मॉडर्न। कार रिपेयर का बिजनेस बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था कि तभी चंग ने नोटिस किया कि अमेरिका अपनी फोर्सेस के लिए बिल्डिंग्स बना रहा है। उन्होंने कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को स्पॉट किया। उनके पास कंस्ट्रक्शन का ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं था, लेकिन उनके अंदर कंस्ट्रक्शन का वो पैशन अभी भी जिंदा था जो उन्होंने अपने यंग डेज में एज अ लेबर की तरह काम करके मिला था। और इसीलिए उन्होंने 1947 में 31 की एज में हंडाई सिविल वर्क्स कंपनी को इस्टेब्लिश किया और कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एंट्री ली। शुरुआत में उन्हें काफ़ी छोटे मोटे काम मिले, लेकिन 1950 आते तक उनकी कंपनी को अब मेजर प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे और अब यही उनका मेजर बिजनेस बन चुका था। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था कि तभी कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। जून 1950 में नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया को इन्वेड कर दिया, उन पर हमला कर दिया। नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स सोल के काफ़ी करीब आ चुके थे, जिसकी वजह से चंग को अपने सारी फैमिली और अपनी सेविंग्स के साथ अपना बिजनेस छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के पुसन शहर भागना पड़ा था। इतने बड़े क्राइसिस के बाद भी चंग हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठते। इस टाइम पर यूएसए की आर्मी साउथ कोरिया के साथ मिलकर नॉर्थ कोरिया के साथ लड़ रही थी। इसी वजह से उन्हें टेंट्स, हेडक्वार्टर्स और वेयर हाउसेस की ज़रूरत थी। चंग ने रियलाइज़ किया कि अमेरिकन के पास पैसों की कमी तो नहीं है, इनको सिर्फ
कि Hyundai ग्रुप में टोटल 42 अलग अलग कंपनीज हैं, जैसे Hyundai एलिवेटर, Hyundai इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और Hyundai हैवी इंडस्ट्री, जो दुनिया की सबसे बड़ी शिप मेकिंग कंपनी है। दुनिया की सबसे बड़ी शिप मेकिंग कंपनी Hyundai की है। Hyundai की ही वजह से साउथ कोरिया जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे ज्यादा शिप्स बनाने वाली कंट्री बन चुका है। साउथ कोरिया के लिए Hyundai एक नॉर्मल कंपनी नहीं है। Hyundai एक इंस्टीट्यूशन है जिसने कंट्री को रीबिल्ड किया, हजारों जॉब्स क्रिएट की और साउथ कोरिया को ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलवाया। इस सब की शुरुआत की गाँव के एक ऐसे बच्चे ने, एक ऐसे लड़के ने जिसके पास खाना, एजुकेशन और कपड़ों जैसी बेसिक चीजें भी मौजूद नहीं थी, लेकिन उसके पास था इमेंस पैशन, एक विजन और उससे भी इम्पोर्टेंट अ डिजायर फॉर बेटर।